नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। बात करेंगे आज हम आप सभी से जो अभी हाल ही के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, उनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। नतीजे सामने आने के बाद में सरकार भी बनती हुई नज़र आ रही है और सरकार बनने के बाद में आखिरकार क्या खामियां देखने को मिली हैं, किस पार्टी को अपनी मुंह की खानी पड़ी है और किस पार्टी ने अपना परचम लहराया है, इन सभी से आज मैं आप सभी को रूबरू करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का वर्चस्व देखने को मिला है। बीजेपी पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों के अंदर बाजी मार ली है और इन 4 राज्यों में बाजी कोई छोटी मोटी बाजी नहीं मारी है। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने में वह कामयाब भी रहती हुई नजर आई है। हालांकि एक पंजाब ऐसी जगह रह गई जहां पर उनकी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन वहां पर आप पार्टी ने अपना सभी के ऊपर जादू कर दिया और इसी के चलते हुए आप पार्टी वहां पर जीतती हुई नजर भी आई है। बात करेंगे हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर हाल ही में चर्चाओं में चल रहा था कि यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वह दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहते हुए नजर आएंगे और ये सरकार बनाने में कामयाब नजर इसीलिए आएंगे क्योंकि वहां पर उनका अच्छा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। उन्होंने राम राज्य लेकर के चुनाव प्रचार किया और प्रचार के अंदर राम राज्य से उनको जीत भी हासिल होती हुई नजर आई है। बात करते हैं कितनी सीटें थी, कितनी सीटों के ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी और आखिरकार ये जो आकलन है वह आकलन सही है या नहीं है। और योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को बता दूं कि अभी हाल फिलहाल 403 सीटें थी। 403 सीटों में से बहुमत हासिल अगर आपको करना है तो बहुमत हासिल करने के लिए आपको 202 सीटें जीतना बेहद ही ज़रूरी बताया जा रहा था। अब बात करते हैं कि इन 403 सीटों में से योगी आदित्यनाथ जो पहले से कह रहे थे कि हम 300 से ऊपर सीटें अपने पक्ष में रखेंगे और इसी के साथ में निष्पक्ष सरकार बनाने में भी हम कामयाब रहेंगे, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि वह सरकार बनाने में तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रहने के साथ ही उनकी एक हार भी देखने को मिली है। हार क्या देखने को मिली है, आप सभी को बता दूं कि 403 सीटों में से बीजेपी पार्टी ने 273 सीटों के ऊपर अपना कब्जा किया। 273 सीटों के ऊपर कब्जा तो किया है, लेकिन अगर हम 2017 विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्होंने 325 सीटों के ऊपर कब्जा हासिल किया था और इसी के चलते हुए इस बार उनको कहीं ना कहीं 52 सीटों की हार झेलने को मिली है, जो 2017 से लेकर के अब हाल ही के दिनों में देखने को मिल रही है। बात करें अन्य पार्टियों की तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का भी वर्चस्व अच्छा देखने को मिल रहा था। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व इसलिए अच्छा देखने को मिल रहा था क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा सक्रिय भाजपा पार्टी के बाद में समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी। समाजवादी पार्टी सक्रिय तो नजर आ रही थी, लेकिन वह अपनी साइकिल को जनता के बीच में चलाने के लिए नाकाम साबित रह पाई है और कहीं ना कहीं उनकी साइकिल पंचर होती हुई नजर आई है। हम सपा पार्टी की बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी ने 125 सीटें जीती हैं। 125 सीटों के ऊपर वह अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही है, लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 में उन्होंने 48 सीटें ही जीती थी, जबकि बीजेपी ने 325 जीती थी। तो इस बार अगर 125 सीटें जीती हैं और जब 2017 चुनाव में उन्होंने 48 सीटें जीती थी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और जनता के बीच में उनकी उपलब्धियां भी हासिल हुई है। तभी उन्होंने 77 सीटें और जीती हैं, यानी कि 2017 के मुकाबले उन्होंने इस बार 77 सीटें ज़्यादा अपने पक्ष में रखती हुई नजर आई है। इससे कहीं ना कहीं अब अंदेशा तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रह सकती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं और कहीं ना कहीं श्री राम के नाम पर जो उन्होंने राजनीति करी थी और देश के लोगों के अंदर उन्होंने देश भावना को व्यक्त किया था, उसका फ़ायदा उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर देखने को ज़रूर मिला है। कहा जा रहा था कि हम होली से पहले
होली खेलेंगे 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर। और कल देखने को भी यही मिला है कि ढोल नगाड़ों के साथ में उत्तर प्रदेश में होली खेली गई है और इसी होली के चलते हुए वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। बात बुलडोज़र की भी करेंगे। बात बुलडोज़र की ऐसे करेंगे कि बुलडोज़र का नाम योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के द्वारा ही उनको कहीं ना कहीं ये नाम दिया गया था। तब उन्होंने कहा था कि हमारे बुलडोज़र काम कर रहे हैं और बुलडोज़र को अभी हमने मरम्मत के लिए छोड़ रखा है। और मरम्मत के लिए अगर आपने बुलडोज़र को छोड़ रखा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 10 तारीख के जो चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद में हमारे बुलडोज़र वापस आ जाएंगे और वापस से उन माफियाओं के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे जो माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर इस चुनावी दौर में वापस सक्रिय हो गए हैं। चाहे से वह इत्र वाला मित्र हो या चाहे से वह कोई और पार्टी हो, इन सभी के अंदर जितने भी माफिया हैं उन सभी के ऊपर अब योगी सरकार का बुलडोज़र चलता हुआ ज़रूर नजर आएगा। ये तो था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बारे में हमने आपको बताया, सपा के बारे में हमने आपको बताया। अब बताते हैं बसपा। तो बसपा तो केवल एक ही सीट पे अपनी बढ़त हासिल करने में कामयाब रही है। तो वहीं कांग्रेस जो इतना अच्छा वर्चस्व रखती है, प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी खुद जिस सीट से खड़ी होती हैं वह खुद उस सीट से हार जाती हैं। और सीट से हारने के बाद में ही उनकी सीट, आप सभी को बता दूं कि मात्र 2 सीटों पर बढ़त बनाने में वह कामयाब नजर आई थी। अब बात करते हैं अन्य की। तो अन्य ने भी 2 सीटों के ऊपर अपना वर्चस्व वहां पे कायम रखा है और 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाने में वह कामयाब भी नजर आए हैं। तो ये तो था पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का नतीजे, जिसमें योगी सरकार जीतती हुई तो नजर आई है, लेकिन उन्हें 2017 के मुकाबले इस बार 52 सीटें कम हाथ में आती हुई नजर आई है। बात करें अब इसके बाद में पंजाब की। तो पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की बात में सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी अहम है। कांग्रेस सरकार बनाने में पंजाब के अंदर कामयाब भले ही नहीं रही हो, लेकिन पंजाब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और इसी गढ़ के चलते हुए पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रचार प्रसार भी कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, देखने को क्या मिलता है कि उस प्रचार प्रसार के दौरान उनको कहीं पर भी जीत हासिल नहीं हुई है और उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है। पहले मैं आपको आंकड़ों से अवगत कराऊंगा, उसके बाद में पंजाब की राजनीति पे हम चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार जीतता क्यों। और आप पार्टी जीतती हुई तो नजर आई है, लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है उनकी जो हार हुई है, उस हार का कारण क्या रहा है। पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो आंकड़ों में बता दूं आप सभी को कि पंजाब के अंदर अगर हम सीटों की बात करें तो 117 सीटें पंजाब के अंदर हैं। 117 सीटों में से बहुमत अगर आपको हासिल करना है तो 59 सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी और 59 सीटें जीतने के बाद ही आप पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप के अंदर अच्छा देखने को मिला। बात करें अगर हम तो आप पार्टी ने वहाँ पर जो बहुमत के लिए आपको 59 सीटों की ज़रूरत थी, उसमें से 92 सीटें, आप सभी को बता दूं कि 117 में से 92 सीटें आप पार्टी ने अपने कब्जे में करी थी और इसी के चलते हुए वे वहाँ पर पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नज़र आ चुकी है। कामयाब होती हुई आप पार्टी तो नज़र आ गई है, लेकिन अगर हम 2017 के आंकड़ों की बात करें तो आप पार्टी मात्र 20 सीटें उस टाइम पे जीत पाई थी और इस बार 72 सीटें ज़्यादा जीतती हुई नजर आई है और कांग्रेस और भाजपा का सुपड़ा साफ भी उन्होंने कर दिया है। इसमें अच्छी बात मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि इकलौती मुख्यमंत्री जो हैं वह केजरीवाल थे दिल्ली के, जिन्होंने इसमें अपना कहीं ना कहीं चेहरा सामने रखा और चेहरा सामने रखने के बाद में जो मान को उन्होंने मैदान के अंदर उतारा है और उसी का फ़ायदा इनको देखने को मिला है, देखने को तो मिला। बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने वहाँ पे 18 ही सीटें अपनी झोली में करने हुई नजर आई है। कांग्रेस 18 सीटें करती हुई नजर आई है और इस बार उन्हें 59 सीटों का नुकसान 2017 के मुकाबले देखने को मिला है। कैसे? 2017 में उन्होंने 77 सीटें उनके पास में थी और 77 सीटें अगर उनके पास में थी तो आप मान सकते हैं कि किस प्रकार से वह पार्टी बनाने में अपनी कामयाब रह सकती थी, लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं हो पाई है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 2 ही सीटें
इस बार अपने कब्जे में पंजाब के अंदर करी थी। अकाली दल ने भी 3 ही सीटें अपने पास में रखी हैं और अन्य भी 2 सीटों के साथ में, यानी कि अकाली दल, भाजपा और अन्य, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनका पंजाब के अंदर कहीं नामो निशान भी देखने को नहीं मिला है। ना तो चुनाव प्रचार उन्होंने अच्छे से करा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि वहां जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को बीच में रोक लिया गया था, तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो पहले ही लग गया था कि भाजपा वहां पर नहीं आएगी। अब मैं आपको इस राजनीति से अवगत कराऊंगा कि पंजाब के अंदर जो ये सीएम के उम्मीदवार भगवंत मान को उतारा गया है, ये भगवंत मान जीते हुए नजर आए हैं और इसका खामियाजा किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल ही के अंदर आप सभी को पता था कि किसान आंदोलन हुए थे। किसान आंदोलन तो हुए, लेकिन किसान आंदोलन का असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ा और भाजपा के ऊपर पड़ा। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो समर्थन में थी किसानों के कि वह जो ये 3 कृषि कानून लाए गए थे उसको वापस लो, और इसी के समर्थन में वह किसानों का समर्थन भी कर रही थी। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान इस तरह से झेलने को मिला है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने सीएम पद से हटाया, चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान के अंदर उतारा। चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारने के बाद में उन्होंने पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वहीं देखा जाए तो सिद्धू, मैं केवल कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, तो सिद्धू जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वह भी सीएम के उम्मीदवार लास्ट समय तक चुनने जा रहे थे, लेकिन मैदान में चरणजीत सिंह चन्नी को उतारा गया और सिद्धू को भी वहीं मुंह की खानी पड़ी। और ना तो सिद्धू जीतते हुए आए हैं नज़र अपनी सीट के ऊपर, और ना ही पंजाब के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। यह सब आपसी अंदरूनी कलह की वजह से ही देखने को मिला है। जो ये तो था कांग्रेस पार्टी का, तो वहीं बीजेपी पार्टी का भी आप सभी को बता दूं कि जो कृषि कानून अभी वह लेकर के आई थी, उस कृषि कानून, एमएसपी और इन सभी के चलते हुए उन्हें भी वहां पर हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान जो आंदोलनरत थे 1 साल तक दिल्ली के अंदर, वह इसी के चलते हुए थे। और जब बीजेपी पार्टी की उन्होंने पूरी मांग उठाई बीजेपी पार्टी से, तो बीजेपी पार्टी 1 साल बाद जब ये चुनाव सामने आए हैं तब वह उनकी बात मानती हुई नजर आई और वह कानून भी वापस लेती हुई नजर आई। लेकिन तब तक समय बहुत निकल चुका था और इसी के चलते हुए भाजपा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब मैं आप सभी को अगले यानी कि उत्तराखंड चुनाव से भी रूबरू करवा देता हूं। उत्तराखंड चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड चुनाव के अंदर कुल सीटें तो 70 सीटें थी। 70 सीटों में से अगर आपको जीत हासिल करनी है तो 36 सीटों के ऊपर बहुमत हासिल करना है। 36 सीटों पे बहुमत हासिल करना है। 70 सीटों में से अगर आपको उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनानी है। देखने को क्या मिलता है कि भाजपा पार्टी 47 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बना करके वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही है। सरकार बनाने में कामयाब तो रही है। बात करें अगर 2017 की, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों के ऊपर सरकार बनाने में कामयाब रही थी और इस बार वह 47 सीटें ही जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में रही हैं, लेकिन फिर भी वह उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। बात करें कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी 19 सीटों के साथ में मैदान में जीतती हुई नजर आई थी। और कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम 2017 की बात करें उत्तराखंड में, तो 11 सीटें ही कांग्रेस के पास में थी, लेकिन इस बार 19 सीटें कांग्रेस के पास में हाथ में आती हुई नजर आई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त ही हासिल हुई है उत्तराखंड के अंदर, चाहे वह सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई हो, लेकिन बढ़त हासिल होना भी एक बड़ी बात है। और 8 सीटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के अंदर हासिल हुई है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट इस बार नहीं रही है और 2017 में भी उनकी एक भी सीट नहीं रही थी। बात करें अन्य की, तो अन्य ने 4 सीटों के ऊपर अपना कब्जा किया है। 4 सीटों में कब्जा करने के बाद में 2017 की बात करें तो 2 ही सीटें उनके पास में थी और इस बार 2 सीटों की बढ़त के साथ में वह मैदान में जीतती हुई नजर आई है और 4 सीटें उन्होंने अपने कब्जे में करी हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो सीएम कौन चुना जाएगा।
सीएम की बात कर रहे हैं तो सीएम में आपको बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 7,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं और यही बीजेपी के लिए सबसे अहम चेहरा थे जो उत्तराखंड के अंदर थे, पुष्कर सिंह धामी। वह अगर जिस सीट से खड़े हुए हैं वह अपना हारते हुए नजर आए हैं, तो अगर हारते हुए नजर आए हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को वहां पर कोई और मैदान के अंदर उतारना पड़ेगा, सीएम का चेहरा, और सरकार किसी और के हाथ में देनी पड़ेगी। पार्टी के पास तो सरकार रहेगी लेकिन चेहरा कोई और होता हुआ इसमें नजर आ सकता है। अब बात करते हैं गोवा की। माना जाता है कि गोवा भाजपा का गढ़ माना जाता है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से भाजपा ने वहाँ पे अपनी धाक जमा रखी है और गोवा के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में भी भाजपा पार्टी इस बार भी कायम रहती हुई नजर आई है। गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा की विधानसभा सीटों की बात कर लें तो विधानसभा सीटें गोवा के अंदर 40 हैं और 40 सीटों में से अगर आपको बहुमत हासिल करना है, सरकार बनानी है, तो 21 सीटों के ऊपर आपको बहुमत हासिल करना होगा और सरकार बनाने में आप तभी कामयाब रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। कैसे कामयाब रही है? भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों की बढ़त यहाँ पर हासिल हुई है। माना जाता है कि 21 सीटें, अगर आपको 40 में से जीत हासिल करनी है तो 21 सीटों पर बहुमत हासिल करना है, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास में भी सीटें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा ने 20 सीटें हासिल करी हैं और इसी के साथ में वह पूर्ण बहुमत तो नहीं लेकिन बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाने में गोवा के अंदर भी कामयाब रही है। कामयाब रही, लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 के मुकाबले 2022 के अंदर वहाँ पे बढ़त ही देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी की। 2017 के अंदर उनके पास में मात्र 13 सीटें थी और इस बार 20 सीटें हैं, यानी कि 7 सीटें उन्होंने अपनी झोली में ज़्यादा डाली हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुकाबले इस बार यहाँ पर बढ़त बनाने में वह कामयाब रही है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप सभी को बता दूं कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपनी झोली के अंदर डाली हैं जिसमें बढ़त बनाई है और 11 सीटों पर बढ़त बनाने के बाद में वह बात करें तो इस बार -9 सीटों में रही है। -9 सीटों का मतलब क्या है? क्योंकि 2017 के अंदर बातचीत करें तो 17 सीटें उनके पास में थी और इस बार केवल 11 ही सीटों के ऊपर वह बढ़त बनाई है, तो 7 सीटों का नुकसान उन्हें कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल रहा है। बात करें एमजीपी की तो एमजीपी ने 2 के ऊपर अपनी बढ़त बनाई है 2 सीटों पर और एक उन्हें इस बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जीएफपी गोवा के अंदर 1 सीट पे अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही तो अन्य ने 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है। वहीं अगर हम यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात कर लें तो गोवा का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और किसके हाथ में सरकार रहेगी और कौन उसकी सरकार चलाता हुआ नजर आएगा? बात करें तो देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की, जिसकी अभी मैंने आप सभी को आंकड़ों से तो रूबरू करवाया है कि कौन कितना पानी में था और कौन कितना जीतता हुआ नजर आया है और भाजपा को किस प्रकार से जीत हासिल हुई है। तो वहीं बता दूं कि प्रमोद जो हैं वह वहाँ पे सीएम का चेहरे के रूप में मैदान के ऊपर उतरे थे और इस बार वह दोबारा से मैदान के अंदर जीतते हुए नजर आए हैं और वही सीएम का चेहरा भी घोषित होते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी बता दूं कि वही हाल फिलहाल सीएम का चेहरा गोवा के अंदर होते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि पहले भाजपा की सरकार 3 साल से वहाँ पर मौजूद रही है। 3 राज्यों के बारे में हो गया, 4 राज्यों के बारे में हो गया। अब अंतिम राज्य की बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर के अंदर 11 सीटें भाजपा ने हासिल करी हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कुल सीटें तो 60 हैं, बहुमत के लिए आपको 31 सीटें चाहिए और अगर आपको 31 सीटें बहुमत के लिए चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं मैदान के अंदर अच्छा वर्चस्व दिखाना ज़रूरी है। 60 सीटों के लिए मैदान में पार्टियों ने उतरी 1 2 3 4 5 पार्टियां मैदान में उतर रही हैं और 5 पार्टियां मैदान में उतरी, लेकिन जीत किसी और की नहीं, भाजपा की ही एक बार फिर से होती हुई नजर आई है। मणिपुर की हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर में भाजपा ने 32 सीटों के ऊपर अपना कब्जा हासिल कर लिया है और पूर्ण बहुमत के साथ में वह सरकार बनाती हुई भी मणिपुर के अंदर नजर आ रही है। कैसे? 2017 की बात करें तो 2017 जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर 21 ही सीटें इनके हाथ में थी, लेकिन इस बार उनकी बढ़त 11 सीटों से और हुई है और 32 सीटें वह
भाजपा पार्टी हासिल करने में कामयाब रही है। इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि भाजपा पार्टी मणिपुर के अंदर कमज़ोर है, लेकिन जब उन्होंने पिछले 2017 चुनाव के मुकाबले इस बार 11 सीटें अन्य हासिल करी हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा पार्टी का वर्चस्व अब ज़्यादा पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। तभी उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों के चुनाव में अपने निष्पक्ष तरीके से जीत हासिल कर ली है। बात कर रहे हैं हम अभी मणिपुर की, तो मणिपुर में एनसीपी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई, कांग्रेस ने भी 5 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाई है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने 7 सीटों के ऊपर बढ़त बनाई है और अन्य ने 11 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बनाई है। तो कहीं पर भी कांग्रेस का नाम यहाँ पे सामने नहीं है कि कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी। और देश के अंदर बातचीत की जाए तो देश के अंदर बातचीत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। उनके लीडर ही हारते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई से भी हो, लेकिन यह मैदान में भी उतर रहे हैं। मैदान में उतरने के बाद भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को अब अपने चेहरे बदलने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि आप उन्हीं चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ने के बाद भी आप जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, यह दूसरी बार हो रहा है। तो दूसरी बार हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से सबक लेने की ज़रूरत है। भाजपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है पूरे देश के अंदर। 5 में से 4 राज्यों के अंदर वह चुनावी नतीजे अपने पक्ष में करने में हासिल रही है। और इसी का दौर देखने को ये मिला है कि 5 राज्यों के अलावा भी पूरे देश के अंदर कहीं कहीं पर अभी बात करें तो ढोल नगाड़ों के साथ में बीजेपी पार्टी के जो कार्यालय हैं, कार्यकर्ता हैं, वह झूमते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने काफ़ी बड़े अंतर से एक बार फिर से जीत हासिल करी है। और 5 में से 4, जैसा कि उन्होंने पहले बोला था कि हम 5 में से 5 पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वह जीत 4 पर ही हासिल कर पाई है। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि वह 4 राज्यों में अपनी जीत हासिल करने में कामयाब नजर आई है। तो ये तो था 5 राज्यों की चुनावी राजनीति का कि कौन पार्टी कितने बड़े अंतर से जीती है, कौन पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है, कौन सी पार्टी को 2017 के मुकाबले 2019 में ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ है, कौन सी पार्टी 2017 के मुकाबले 2022 में सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। तो फिलहाल तो इस लाइव रिपोर्ट में मैं आप सभी को इतना ही बताऊंगा, और किस प्रकार से अब यहाँ पे जश्न का माहौल शुरू होने वाला है पूरे देश के अंदर, किस प्रकार से पहले से ही होली चलती हुई नजर आएगी और कैसे आखिरकार होली के बाद में बुलडोज़र चलते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आने वाले हैं, इन सभी से मैं आप सभी को रूबरू ज़रूर कराऊंगा। तो फिलहाल इस लाइव रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।